हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम मीटिंग्स का चैप्टर रिवाइज करेंगे और ये बड़े इंपॉर्टेंट सेक्शंस हम रिवाइज करने वाले हैं। मैं स्टार्टिंग से ही हैंड रिटन आपको ये शॉर्ट में लिख के दूंगा, तो आप मेरे साथ लिख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ मीटिंग्स। तो देखिए, बेसिक सी बात ये है, जो मीटिंग्स है, कौन सी मीटिंग्स है हमारे कोर्स में? बेटा मेंबर्स की मीटिंग, ये दो हैं, एजीएम एंड ईजीएम। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेक्शन 96 एनुअल जनरल मीटिंग, एजीएम। एजीएम आपने कब करनी है? दो बातें हैं। अगर नई नई कंपनी बनी है तो उसे हम कहेंगे फर्स्ट एजीएम, और उसके बाद जो एजीएम होंगी उसे कहेंगे हम सब्सिक्वेंट एजीएम। पहली एजीएम जो है, पहली बात तो ये मत भूलें, हर कंपनी को एजीएम बुलानी है, और पहली एजीएम आपने बुलानी है विद इन 9 मंथ्स, नेचुरल है, ऑफ एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 9 महीने के अंदर अंदर। और सब्सिक्वेंट जो एजीएम है आपने हर साल बुलानी है, और ये बुलानी है 6 मंथ्स एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। जो गैप है बिटवीन 2 एजीएम, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये 15 महीने का मैक्सिमम गैप हो सकता है, इससे ज्यादा ना हो। तो हर साल भी करनी है कैलेंडर ईयर, 6 महीने के अंदर अंदर करनी है एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, और 2 एजीएम के बीच में गैप 15 मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहां पे एक्सटेंशन मिल सकता है, 3 महीने तक का मिल सकता है, और ये एक्सटेंशन आपको देगा आरओसी ऑन स्पेशल रीजंस। नेक्स्ट बात आती है, एजीएम हमें कहां करनी है? प्लेस, टाइम एंड डे। तो प्लेस, जहां पे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस जहां सिचुएटेड है, वहां पे जो भी उसे आप सिटी कहें, टाउन कहें, विलेज कहें, तो पहली बात तो रजिस्टर्ड ऑफिस में आप करें, या सिटी, टाउन, विलेज में, उसी में एनीवेयर आप कर सकते हैं। शहर आपने क्रॉस नहीं करना। पहली बात तो रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर ही करना है। देन अगर आप अनलिस्टेड कंपनी है, अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो एनीवेयर आप कर सकते हैं, और एनीवेयर का यहां मतलब है हिंदुस्तान में कहीं भी। लेकिन इसके लिए कंडीशन होती है 100% आपके जो मेंबर्स हैं वो कंसेंट दें, राइटिंग में दें, इलेक्ट्रॉनिक मोड में दें। टाइम जो है वो आपका ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स होना चाहिए, और बिजनेस आवर का मतलब है 9 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक। डे है, कोई भी डे हो, बस वो नहीं होना चाहिए नेशनल हॉलिडे। और नेशनल हॉलिडे कौन डिक्लेयर करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी। यहां पे एक एग्जाम्पशन जरूर रहती है, दैट इज फॉर सेक्शन 8 कंपनी। वो नेशनल हॉलिडे वाले दिन भी आप अपनी मीटिंग बुला सकते हैं। गवर्नमेंट कंपनी को भी एग्जाम्पशन है, और गवर्नमेंट कंपनी सारी ये चीजें पहले से ही डिसाइड कर सकती है, कहीं भी कर सकते हैं गवर्नमेंट कंपनी को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देन एनुअल जनरल मीटिंग से रिलेटेड हमें ध्यान ये रखना है कि अगर ये मीटिंग जब बुलाई जाएगी तो नोटिस देना पड़ता है। तो नोटिस आता है सेक्शन 101 में। तो नोटिस में साफ ये लिखा हो कि ये मीटिंग कौन सी है, एजीएम है, उसमें मतलब क्लियरली आपको ये लिख के देना पड़ेगा। देन सेक्शन नंबर 97 कहता है, अगर 97 अगर कंपनी फेल्स
to call AGM, तो members through NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के थ्रू AGM को बुलवा सकते हैं अगर कंपनी ने नहीं बुलवाया। और एनसीएलटी यहां जब ऑर्डर देगा तो एनसीएलटी ऑर्डर में यह भी लिख देगा इवन वन quorum, एक आदमी इज सफिशिएंट quorum अंडर सेक्शन 103, कि एक भी आ गया तो हम उसे वैलिड मीटिंग मान लेंगे। और वो एक जो आए, चाहे वो इन पर्सन आए, जबकि quorum में पर्सन चाहिए होता है, चाहे एनसीएलटी का लेकिन ऑर्डर है तो थ्रू प्रॉक्सी भी अगर आप भेजेंगे तो भी ये वैलिड एजीएम मानी जाएगी। अगर एजीएम नहीं बुलाते हैं आप तो इसकी पेनल्टी बताई गई है सेक्शन नंबर 99 में पेनल्टी। और ये पेनल्टी किसकी है? ये एजीएम की भी है और ईजीएम की भी है। एजीएम 96 में और एजीएम 96 वाली की भी है एंड एजीएम जो 97 में आप देख रहे हैं उसकी भी ये पेनल्टी है। एंड और जो ईजीएम 98 में, क्योंकि ईजीएम का मेनली सेक्शन 100 है, तो ईजीएम 98 है थ्रू एनसीएलटी, कि अगर उसमें भी डिफॉल्ट होता है तो ये बाय कंपनी हो गया, ये एनसीएलटी हो गया, मतलब 3 सेक्शनों की एक ही जगह पेनल्टी बताई गई सेक्शन नंबर 99 के अंदर। और ये पेनल्टी हमारे लिए नेचुरल है, इंपॉर्टेंट रहेगी। तो कंपनी के ऊपर पेनल्टी लग सकती है 1 लाख की मैक्सिमम, और सेम वे ओआईडी के ऊपर भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट 1 लाख रुपए मैक्सिमम। साथ में पर डे आपके ऊपर मैक्सिमम ₹5,000 का यह फाइन लगाया जा सकता है। तो इसके बाद हम मूव करते हैं ईजीएम पे। ईजीएम का एक सेक्शन तो मैंने सेम आपको बता दिया, जैसे एनसीएलटी वाला 97 में था एंड 98 कॉपी पेस्ट है। तो हम मेन सेक्शन 100 पे चलते हैं, ईजीएम। तो वो मीटिंग जो एजीएम ना हो वो कहलाती है ईजीएम। नेचुरल है, ये मीटिंग बुलाई जाती है, कोई अर्जेंसी है, आप उसे मीट करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी, तो ये मीटिंग अदर देन ईजीएम आप बुला सकते हैं। अब ये मीटिंग कॉल्ड बाय कौन बुलाएगा? यहां पे 3 सिचुएशन है। पहली सिचुएशन है बोर्ड बुलाएगा, दूसरी है मेंबर्स बुलाएंगे, जिसके लिए हम वर्ड का इस्तेमाल करते हैं रिक्विजिशनिस्ट, और ये मीटिंग बुलाएंगे किसके थ्रू? थ्रू बोर्ड। और तीसरा है रिक्विजिशनिस्ट देमसेल्फ। देमसेल्फ का यहां मतलब है अगर बोर्ड फेल्स टू कॉल द मीटिंग। तो जब बोर्ड मीटिंग बुलाता है, जैसे उन्हें ठीक लगेगा, थिंग्स फिट, वो ये मीटिंग बुला सकते हैं। और जब वो मीटिंग बुलाएंगे उसके लिए इंपॉर्टेंट यहां पे पॉइंट है, प्लेस कौन सा होगा? एनीवेयर इन इंडिया, आप कहीं पे भी बुला सकते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे एक और इंटरेस्टिंग चीज है और वो है एक्सेप्शन, कि आप हिंदुस्तान के बाहर भी रख सकते हैं। एक्सेप्शन किसके लिए है? फॉर होली ओन्ड सब्सिडरी, अगर वो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है, आपकी होली ओन्ड सब्सिडरी है, बाहर की है, तो उस केस में मीटिंग बाहर भी रखी जा सकती है। देन है रिक्विजिशनिस्ट बुला रहे हैं, थ्रू बोर्ड बुला रहे हैं, इसके लिए उन्हें अपनी रिक्विजिशन क्या करनी है? विद रीजन एट रजिस्टर्ड ऑफिस आपने डिपॉजिट करनी है, और इसके ऊपर साइन होने चाहिए, साइंड बाय। तो
तो यहां पे दो बातें आती हैं, क्या कंपनी की शेयर कैपिटल है या नहीं है। तो शेयर कैपिटल है या नॉट। तो अगर शेयर कैपिटल है तो होल्डर्स ऑफ 10% शेयर्स विद वीआर, वीआर स्टैंड्स फॉर वोटिंग राइट, और जहां शेयर कैपिटल नहीं है तो अंडरस्टूड है 10% वोटिंग राइट होल्डर्स। ये अपनी रिक्विजिशन आप रजिस्टर्ड ऑफिस में जमा करवा दीजिए। अब यहां पे बोर्ड की ड्यूटी होती है कि क्या करे, वो ईजीएम कॉल करे, और उसके लिए नेचुरल है आपको देना होगा, नोटिस देना होगा, और ये नोटिस आपने देना है 21 डेज के अंदर अंदर ऑफ रिक्विजिशन, जिस दिन डिमांड करी मेंबर्स ने। लेकिन अगर ये बोर्ड फेल्स, उसने मीटिंग नहीं बुलाई, 21 दिन के अंदर अंदर नोटिस नहीं दिया, और नोटिस में भी 21 दिन का फर्दर टाइम पीरियड होता है, तो इसलिए यहां कहा गया कि भाई 45 दिन के अंदर अंदर अगर मीटिंग नहीं बुलाई जाती है, इन दैट सिचुएशन ये रिक्विजिशनिस्ट खुद ब खुद मीटिंग कर लेंगे, और यहां पे समय है 3 महीने, और 3 महीने कहां से, जिस दिन इन्होंने अपनी रिक्विजिशन जमा करवाई थी कंपनी के पास। जब ये मीटिंग करेंगे तो यहां इसका प्लेस क्या होगा, यह आंसर सेम है जो आपने एजीएम में पढ़ा, एट रजिस्टर्ड ऑफिस, या जहां पे रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। तो सेम वही चीज, और डे अदर देन नेशनल हॉलीडे, और सारा का सारा कार्रवाई जो प्रोसीजर है, नोटिस वगैरह, वो सब कुछ मेंबर्स ही हैंडल करेंगे, और इसमें जो एक्सपेंसेस होगा वो बेयर करेगा कंपनी, और कंपनी ये एक्सपेंसेस रिकवर करवा सकती है डिफॉल्टिंग डायरेक्टर्स की रेम्युनरेशन में से डिडक्ट करने के बाद, उसमें से वो डिडक्ट कर सकते हैं। 98 मैंने पहले बता दिया, सेम 97 एनसीएलटी है, एक आदमी भी आ गया वो वैलिड मीटिंग होगी, वैलिड कॉरम होगा, इन पर्सन आए चाहे थ्रू प्रॉक्सी आए। बढ़ते हैं इसके बाद आगे, इसके बाद हम करते हैं नोटिस के ऊपर चलते हैं, दैट इज सेक्शन 101 रेड विथ सेक्शन 102। सेक्शन 101 नोटिस ऑफ जीएम। तो नोटिस में सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम पीरियड। तो पहली बात, नोटिस कंपनी में सीएस होता है या डायरेक्टर या बोर्ड जिसको डायरेक्टर को या किसी और को ऑथराइज करे वो नोटिस जारी करते हैं। तो ये 21 क्लियर डेज का नोटिस चाहिए, लेकिन इस सेक्शन को हमेशा रेड विथ करते हैं, रेड विथ सेक्शन नंबर 20। और सेक्शन 20 ये कहता है कि भाई साहब नोटिस पहुंचने में 48 घंटे लगेंगे। सो दैट मीन्स ये 48 आवर्स भी हमें कंसिडर करना है। और पॉइंट क्या है, क्लियर डेज है। तो क्लियर का मतलब एग्जैक्टली इतने दिन का गैप हमें चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आप एक सिंपल एग्जांपल लें, से 1st ऑफ मंथ, महीने की पहली तारीख थी और 2 बजे हमने नोटिस इशू किया, तो क्या ये नोटिस वैलिड होगा या नहीं होगा, हमें क्या देखना है, डेज का हमें ध्यान रखना है। तो दैट मीन्स अगर हम जीएम बुलाते हैं 24th ऑफ मंथ को, और अगर वो जीएम बुलाते हैं हम 3 बजे, तो ये बिल्कुल वैलिड हो जाएगा, क्योंकि एग्जैक्टली 23 डेज एग्जैक्ट गैप में बन रहे हैं। लेकिन अगर यही मैं यहां पे 3 बजे के बजाय से 1 बजे कर दूं, तो ये इनवैलिड हो जाएगा। तो यहां पे इस एग्जाम्पल में इंटरेस्टिंग चीज क्या थी, टाइम बता रखा आपको, लेकिन आपने ध्यान क्या रखना है, अगर टाइम नहीं बताया क्वेश्चन में कि मीटिंग का टाइम क्या है, नोटिस भेजने का टाइम क्या है,
टाइम नहीं बताया। तो आप ध्यान रखें, एक वैलिड जीएम कैसे होगी, ये सिंपल तरीका है। फर्स्ट डे ऑफ मंथ आप दीजिए नोटिस और आप मीटिंग रखिए ऑन 25th ऑफ मंथ। ऐसा क्यों सर, ये गैप तो हो गया 24 दिन का, 24 का नहीं हो गया, 25 का दिन छोड़िए और 1 का दिन आप छोड़िए, क्योंकि हमें वो क्लियर डेज 21 रखने थे और 2 दिन ड्यू टू सेक्शन 20 हमें कंसिडर करके चलना है। देन आता है नोटिस, हमने देना किसको है, टू होम। तो एक सिंपल सी मैं कोड की यहां इस्तेमाल करता हूं, मैडली। एम से हो गया भाई मेंबर, चाहे इक्विटी शेयर होल्डर हो चाहे प्रेफरेंस, ए से ऑडिटर, डी से डायरेक्टर, एल से लीगल रिप्रेजेंटेटिव अगर मेंबर की डेथ हो जाए, आई से अगर कोई मेंबर इंसॉल्वेंट हो जाए तो उसके शेयर्स चले जाते हैं किसको, ऑफिशियल रिसीवर को, तो आपने उसे नोटिस देना है। अब नोटिस के कंटेंट्स क्या होंगे, छोटी सी कोड की, एसटीडी फोन, एस से स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस टू बी ट्रांसैक्टेड, जिसे आप सिंपल भाषा में एजेंडा कह देते हैं, एंड टी से आप टाइम बताएंगे, डी से डे डेट बताएंगे, एंड पी से नेचुरल है आप प्लीज लिख के देंगे। अब मान लीजिए नोटिस गलती से नहीं दिया गया, नहीं मिला, दिस एंड दैट, अगर नॉन रिसीट है या एक्सीडेंटल ओमिशन है, मींस आपको नहीं मिला या गलती से आपको नहीं भेजा गया, तो क्या ये एक्सक्यूज अलाउड है, ये अलाउड है। हमने ऊपर पढ़ा आपको 21 दिन का नोटिस देना है, लेकिन हम शॉर्ट नोटिस दे सकते हैं, और शॉर्ट नोटिस कौन कौन दे सकता है। पहली बात तो सेक्शन 8 कंपनी, इससे पहले भी कई बार हम रिवीजन में देख के आ चुके हैं कि सेक्शन 8 कंपनी के लिए शॉर्ट नोटिस अलाउड होता है 14 डेज का, और प्राइवेट कंपनी अपने आर्टिकल से जो मर्जी डिसाइड कर सकती है क्योंकि वो प्राइवेट कंपनी है। अब बाकी अंडरस्टूड है पब्लिक कंपनी के लिए, अगर एजीएम बुला रहे हो तो लॉ अलग है, ईजीएम बुला रहे हो तो लॉ अलग है। तो सबसे पहले सेक्शन 8 कंपनी 14 डेज, प्राइवेट कंपनी बाय आर्टिकल्स टू डिसाइड। और अगर आप एजीएम के लिए शॉर्ट नोटिस देना चाहते हैं तो यहां कंसेंट चाहिए 95% मेंबर्स की, 95% ऑफ मेंबर्स कंसेंट करेंगे। कौन से मेंबर्स, नेचुरल है जिनके पास वोटिंग राइट है। और अगर ईजीएम है तो यहां 2 सिचुएशन है, क्या कंपनी की शेयर कैपिटल है या नहीं, शेयर कैपिटल और नॉट। अगर शेयर कैपिटल है तो यहां पे 2 कंडीशंस आती हैं, एक मोर देन 50% इन नंबर कंसेंट करें, प्लस कहें या एंड कहें, मतलब नंबर में भी हमें मेजॉरिटी चाहिए, एंड साथ में 95% वोटिंग राइट वाले भी कंसेंट दें, मतलब नंबर भी देखना है, वैल्यू भी देखनी है, यूं कह लीजिए। और अगर शेयर कैपिटल नहीं है तो अंडरस्टूड है 95% वोटिंग राइट वाले अपनी कंसेंट दें। और कंसेंट ये नेचुरल है, राइटिंग में होगी, हमेशा ध्यान रखें, कहीं भी आइए राइटिंग में या इलेक्ट्रॉनिक मोड में, क्योंकि आज का जमाना ईमेल का है, तो उसी के द्वारा होगी। तो ये था जी 101, बढ़ते हैं आगे 102 की तरफ। सेक्शन नंबर 102 कहता है नोटिस के साथ आपने स्टेटमेंट अटैच करके देनी है। स्टेटमेंट टू बी अनेक्स्ड, अनेक्स का मतलब है अटैच्ड, किसके साथ, टू नोटिस, उसके साथ आपने अटैच करके देनी है। यहां पे देखिए आपको एक बेसिक चीज ये पता होनी चाहिए, अगर मीटिंग कौन सी है, अगर एजीएम है, ईजीएम है,
मीटिंग में देखिए कुछ बिजनेस करना है आपने, बिजनेस जिसे हम क्या कहते हैं, एजेंडा, इसलिए मीटिंग बुलाई आपने। एजीएम में ये बिजनेस दो प्रकार के होते हैं, एक ऑर्डिनरी बिजनेस, दूसरा स्पेशल बिजनेस। और ऑर्डिनरी बिजनेस बेटा चार होते हैं, जिसके लिए मैं कोड की इस्तेमाल करता हूं अड्डा। ए से अकाउंट्स कह लीजिए, जिसे आजकल हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। डी से डिविडेंड डिक्लेरेशन, डी से डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट, दोज हु आर लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन, एंड ए से ऑडिटर का अपॉइंटमेंट। चार काम ऑर्डिनरी है, तो स्पेशल क्या होंगे, अदर देन अड्डा। तो जो ऑर्डिनरी बिजनेस नहीं है उसके अलावा सारे काम स्पेशल बिजनेस होते हैं ईजीएम में। और ईजीएम में ऑल सारा का सारा काम होता ही क्या है, स्पेशल बिजनेस होता है। तो अब 102 कहता है इफ स्पेशल बिजनेस, अगर स्पेशल बिजनेस है तो आपने क्या करना है, नोटिस के साथ फुल टेक्स्ट ऑफ रेजोल्यूशन, जो भी रेजोल्यूशन आपने पास करना है तो उसको प्रॉपर वे में लिख के आप पहले ही भेज देंगे, ये हमने रेजोल्यूशन पास करना है। देन तो बेसिकली अगर हम इसके कंटेंट्स कहें, स्पेशल बिजनेस से रिलेटेड जो आपने स्टेटमेंट में लिख के देने हैं, एक जो भी बिजनेस आपने करना है उसके मटेरियल फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट चीजें सारी लिख के दीजिए। जैसे कोई एमडी अपॉइंट करना है, उसकी रेम्यूनरेशन कितने टाइम के लिए, दिस एंड दैट। देन नेचर, उस बिजनेस में कहीं कोई इंटरेस्ट तो नहीं है, नेचर ऑफ इंटरेस्ट, ताकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। अब इंटरेस्ट किस चीज का भाई, डी फॉर डायरेक्टर का, एम फॉर मैनेजर का, एंड केएमपी का। देखा जाए केएमपी के अंदर ही डायरेक्टर एंड मैनेजर, क्योंकि होल टाइम डायरेक्टर तो उसके अंदर आ ही जाते हैं, प्लस इनके रिलेटिव का। ये सारी चीजें आप बताइए। तीसरा, अगर स्पेशल बिजनेस रिलेट करता है, रिलेट्स टू, दो चीजें हैं, एक कहता अगर स्पेशल बिजनेस रिलेट करता है किसी से, एनी अदर कंपनी, किसी और कंपनी के साथ कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं आप, या फिर स्पेशल बिजनेस डील करता है विद रिगार्ड टू, कंसिडर करना हमें कंसिडरेशन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर डिस्कशन करनी है। तो अगर किसी और कंपनी से रिलेटेड है तो आपने एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में बताना है, स्पेसिफाई करें शेयर होल्डिंग, शेयर होल्डिंग अगर ये है कम से कम 2% इन डैट कंपनी, डैट का मतलब डैट अदर कंपनी में अगर हो, किसकी, जैसे ऊपर लिखा था डायरेक्टर, मैनेजर, केएमपी, ये तीनों ले लीजिए, साथ में आप लेंगे प्रमोटर, कि किसी और कंपनी में आपके 2% क्या है, शेयर्स हैं। तो आप ये पक्का बताओ, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली बात आ जाती है। और डॉक्यूमेंट से अगर रिलेटेड है तो आपने स्पेसिफाई करना है टाइम एंड प्लेस, समय एंड स्थान, जहां पे वेयर ये जो डॉक्यूमेंट है कोई भी मेंबर क्या कर सकता है, उसे आके इंस्पेक्ट कर सकता है। लेकिन अगर आपने ये एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नहीं लगाई तो इसके, या ये डिफॉल्ट किए तो इसका परिणाम क्या होगा, परिणाम यह है जो भी आपने ये छुपा करके बेनिफिट डेराइव किया है, इसे आप रिकॉम्पनसेट करेंगे कंपनी को, आपको ये पैसा देना पड़ेगा, जो भी आप प्रमोटर, डायरेक्टर वगैरह वगैरह आप हैं, यू हैव टू रिस्टोर बैक, आपको ये पैसा लौटाना पड़ेगा। तो इसके बाद हम आगे मूव करते हैं कॉरम के ऊपर, सेक्शन 103 पे। सेक्शन 103 कॉरम। तो कॉरम का मतलब है मिनिमम कितने मेंबर्स मीटिंग में हो ताकि वो मीटिंग क्या हो सके, वैलिड हो सके। तो ये जो कॉरम होता है ये
पर्सनली प्रेजेंट होना पड़ेगा आपको, प्रॉक्सी हम इसमें ऐड नहीं करते हैं। अब ये मिनिमम हमें कितने लोग चाहिए, तो यहां देखना है क्या पब्लिक कंपनी है। तो देखिए अगर पब्लिक कंपनी है तो हमें फर्दर ये देखना है जिस दिन मीटिंग हो रही है उस दिन आपके कितने मेंबर्स हैं। अगर आपके टोटल मेंबर्स ऑन द डेट ऑफ मीटिंग 1000 तक हैं या 1000 से ज्यादा, 5000 से कम, 5000 तक, और तीसरा अगर ये है 5000 से ज्यादा। So the quorum here is 5, 15 and 30 मेंबर्स पर्सनली होने चाहिए। लेकिन हो क्या सकता है इन तीनों लिमिट्स में और आर्टिकल्स या जो आपके कहां लिखा गया है आर्टिकल्स में लिखा गया है, लेकिन आर्टिकल्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हायर, मतलब आर्टिकल्स इस लिमिट को कम नहीं कर सकते, वो बढ़ा सकते हैं। हायर, इंक्रीज का साइन मैंने डाल दिया। और अगर आप हैं प्राइवेट कंपनी तो सिंपल सी बात है 2 मेंबर और हायर नेचुरल है एज पर आर्टिकल्स। अब कॉरम कब होना चाहिए यह भी ध्यान रखें, कॉरम होना चाहिए थ्रू आउट मीटिंग, ये नहीं कि स्टार्टिंग में था फिर भाग गए। तो मतलब जो भी रेजोल्यूशन पास होंगे अगर कॉरम है तो भी वो वैलिड होंगे, वरना वो इनवैलिड हो जाएंगे। तो जब हमें काउंटिंग करनी है तो काउंटिंग में देखिए हमें इंक्लूड करना है या एक्सक्लूड करना है। तो इंक्लूड में स्ट्रेट वे सेक्शन 1 तो 112 है, 113 है। तो यहां पे अलाउड है रिप्रेजेंटेटिव, प्रेसिडेंट साहब का या गवर्नर साहब का, उनके रिप्रेजेंटेटिव को हम मेंबर मान लेंगे। और यहां पे कंपनी कहें, कॉरपोरेशन कहें, बॉडी कॉर्पोरेट कहें, तो उनका रिप्रेजेंटेटिव भी ऐड हो जाएगा। देन एक्सक्लूड करें ज्वाइंट होल्डर को, नेचुरल सी बात है, हम पहले ही पढ़ के आए थे, एक ही मानना है। प्रॉक्सी तो हमें कंसिडर करना ही नहीं है, और प्रेफरेंस शेयर को भी हम कंसिडर नहीं करेंगे जब तक इशू उनसे कंसर्निंग ना हो, और वो हमने पढ़ा हुआ है सेक्शन 47 सबसेक्शन 2 के अंदर, ये ध्यान रहे। कहानी आगे बढ़ती है, अगर कॉरम नहीं है, एब्सेंस है कॉरम की, तो क्या होगा। तो हमें ये देखना है मीटिंग बुलाई किसने थी, जीएम कॉल्ड बाय। तो अगर मीटिंग बुलाई है कंपनी ने या मीटिंग बुलाई है मेंबर्स ने, रिक्विजिशंस। अगर देखिए कंपनी ने मीटिंग बुलाई है तो अंडरस्टूड है ये मीटिंग क्या हो जाएगी, अर्जन हो जाएगी नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते, सेम डे, टाइम एंड प्लेस, और जैसा बोर्ड डिसाइड करे। और अगर रिक्विजिशंस ने मीटिंग बुलाई है, स्टैंड्स डिसॉल्व्ड, मीटिंग खत्म। और होता क्या है, ये हम कॉरम का इंतजार करते हैं हाफ एन आवर, आधा घंटा, अगर आधे घंटे तक कॉरम ना हो तो। अब पॉइंट आगे बढ़ता है, अगर मीटिंग अर्जन हो गई और कंपनी ने बुलाई थी तो अब क्या होगा। अर्जन मीटिंग जो अगले हफ्ते होनी है, तो क्या इसका नोटिस देना पड़ेगा, जी हां इसका भी नोटिस देना पड़ता है। तो ये नोटिस है 3 दिन का, 3 डेज आपको ये नोटिस देना है। या आप क्या कर सकते हैं, आप न्यूज़पेपर में भी इसे पब्लिश करके एक तरह से नोटिस दे सकते हैं। और न्यूज़पेपर की बात करें तो 2 आ जाते हैं, इंग्लिश एंड वर्नाकुलर, दैट इज रीजनल लैंग्वेज में। और अगर यहां पे भी अर्जन मीटिंग में भी कॉरम एब्सेंस है और नेचुरल है, यहां पे भी आधा घंटा हमने क्या किया, इंतजार किया, तो यहां पे 1 मेंबर, चाहे एक ही मेंबर आए हो,
तो वो क्या हो जाएगा, वैलिड, क्वारम भी एंड जनरल मीटिंग भी। तो वो अकेला रेजोल्यूशन जो पास कर जाएगा वो बाइंडिंग हो जाएंगे सबके ऊपर। सेक्शन 104 यहां पे है चेयरमैन, और ध्यान दीजिएगा कि चेयरमैन कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं। 104 में मीटिंग के लिए एक चेयरमैन होना चाहिए। तो चेयरमैन कैसे होगा? तो पहली बात है, मेंबर्स आपस में आउट ऑफ देमसेल्व्स, आप सिलेक्ट कहें या इलेक्ट कहें, वो करेंगे। और जब वो इलेक्ट करेंगे तो चुनाव होगा, तो वो होगा शो ऑफ हैंड से, हाथ खड़े करते हुए। लेकिन इफ पोल डिमांडेड, अगर पोल की डिमांड हुई है कि पोल से ही इलेक्शन करवाया जाए, तो इन दैट सिचुएशन आपको इमीडिएटली पोल करवाना पड़ेगा, और तब तक जो हाथ खड़े करके चेयरमैन इलेक्ट हुआ था, ही विल प्रिसाइड। बाकी सारी कहानी एज पर आर्टिकल्स है। तो जैसे अगर हम बात करें टेबल एफ की, टेबल एफ किस में लगता है? पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में। उसकी रेगुलेशन नंबर 45 से 47 है, और वो ये कहती है कि रेगुलेशन नंबर 45, अगर डायरेक्टर्स ने अपने आप में से कोई एक इलेक्ट किया हुआ है एज द चेयरमैन ऑफ बोर्ड, तो भाई वही बन जाएगा चेयरमैन ऑफ यहां पे मीटिंग। लेकिन अगर ये चेयरमैन प्रेजेंट नहीं हुआ, मतलब जनरल मीटिंग के अंदर नहीं आया 15 मिनट के अंदर अंदर, तो क्या होगा, जो डायरेक्टर्स आ गए वो अपने आप में से किसी एक को इलेक्ट कर लें। लेकिन अगर ये लोग नहीं करते हैं, इन दैट सिचुएशन मेंबर्स अपने आप में से किसी एक को क्या कर लें, इलेक्ट कर लें। इसके बाद वी मूव टू सेक्शन नंबर 105, दैट इज ऑन प्रॉक्सी। ऑन प्रॉक्सी। तो प्रॉक्सी एक तरह से आपका रिप्रेजेंटेटिव है, मीटिंग में आपके बिहाफ पे आया है। इसका राइट कह लीजिए तो एक ही है, ये क्या डाल सकता है, वोट, और वो भी सिर्फ अगर वो हो बाय पोल, क्योंकि इसे ना हाथ खड़े करने का राइट है, ना ही इसे बोलने का राइट है। प्रॉक्सी चाहिए होता है उन कंपनियों में जिनके यहां क्या हो, शेयर कैपिटल, और एक आदमी 50 मेंबर्स का प्रॉक्सी हो सकता है। लेकिन एक मेंबर 50 लोगों का प्रॉक्सी हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर एक कंडीशन है, इन 50 लोगों के पास मैक्सिमम 10% शेयर कैपिटल हो, इससे ज्यादा ना हो। लेकिन इफ एक मेंबर के पास ही मोर देन 10% शेयर कैपिटल है, तो इसको अपना अपॉइंट करना पड़ेगा एक्सक्लूसिव प्रॉक्सी। उसका प्रॉक्सी इंडिविजुअली ही होगा, एक ही व्यक्ति होगा। तो दरअसल जब कंपनी की तरफ से नोटिस जाता है, तो नोटिस के अंदर ऑफ मीटिंग के अंदर आप स्पेसिफाई करते हो कि मेंबर का ये M4 मेंबर का राइट है, और जो प्रॉक्सी आप अपॉइंट करते हो ये नीड नॉट बी मेंबर, ये जरूरी नहीं है ये खुद ब खुद कंपनी का क्या हो, मेंबर हो। किसी भी आउटसाइडर को आप प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हैं। और नोटिस में अगर आपने स्पेसिफाई ये नहीं किया, तो यहां पे पेनल्टी है, फाइन है उन अफसरों के ऊपर 5,000 रुपए की, कि आपने ये चीज लिख के नहीं दी, क्योंकि आपको नोटिस में साफ लिख के देना है। और नोटिस के साथ ही ये प्रॉक्सी का इंस्ट्रूमेंट लगाया जाता है, जिसका मतलब है फॉर्म कह लीजिए। तो जब आप प्रॉक्सी इंस्ट्रूमेंट नोटिस के साथ आ गया, आपने क्या करना है, ये डिपॉजिट करना है कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर।
तो ये डिपॉजिट आपने करना होता है 48 आवर्स, 2 दिन पहले, बिफोर जीएम। अब पॉइंट यहां बड़ा जबरदस्त है क्योंकि एग्जाम में बहुत बार आता है जनरल मीटिंग से 48 घंटे पहले आर्टिकल्स जो हैं में रिड्यूस टाइम, मतलब 48 घंटे से ज्यादा नहीं आप कर सकते। आर्टिकल्स चाहें तो उससे टाइम आप घटा सकते हैं, वरना वो वॉइड हो जाएगा। तो अगर आपने ये इंस्ट्रूमेंट फिल किया है, फिल करने के बाद कोई और आदमी क्योंकि कंपनी के पास आ गए और कोई देखना चाहता है, इसको इंस्पेक्शन करना चाहता है कि ये फॉर्म वगैरह जो फिल हुए हैं सही हुए हैं या गलत तो नहीं है, फर्जी तो नहीं है, तो आपको 3 डेज प्रायर नोटिस देना पड़ेगा। 3 दिन का कम से कम आपको नोटिस देना है। और इंस्पेक्शन आप कर सकते हैं, बिगिन होगी 24 आवर्स बिफोर जीएम, मतलब उसकी कमेंसमेंट टिल कंक्लूजन। तो जब तक मीटिंग खत्म ना हो जाए, शुरू होगी, शुरू होने से 24 घंटे पहले। जब कंपनी नोटिस भेजती है, प्रॉक्सी के बारे में लिखा, तो अगर कंपनी के अफसरों ने एक इनविटेशन दे दी कि भाई ये एक हम लिस्ट दे रहे हैं, इन लोगों को आप अपना प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हैं, तो इस तरह की आप लिस्ट नहीं दे सकते हैं, वरना उनके ऊपर फाइन लग जाएगा 50,000 का। और ये अमेंडमेंट एक्ट 2020 ने अमेंडमेंट करी है 50,000, वरना ये पहले था 1 लाख रुपए। अनलेस किसी मेंबर ने क्या करी है, रिक्वेस्ट करी है कि मुझे कोई प्रॉक्सी के बारे में बता दीजिए, वरना आप अपनी तरफ से कोई लिस्ट नहीं भेज सकते। और ये प्रॉक्सी इंस्ट्रूमेंट की मैं बात कर रहा था, इसका फॉर्म भी लिखना चाहें तो MGT 11 होता है। अगर ये सही भरा है तो ये किसी भी ग्राउंड पे चैलेंज नहीं किया जा सकता है। प्रैक्टिकली क्वेश्चन इस पॉइंट पे बहुत आए हैं। अगर आपने प्रॉक्सी अपॉइंट कर दिए मोर देन 1, क्या कर सकते हैं? जी कर सकते हैं। तो इनमें से वैलिड कौन सा होगा? तो जो लेटेस्ट है वो वैलिड होगा, टू सुपरसीड, जो आपने फ्रेश बनाया है। लेकिन एक चीज ध्यान रखें, जो भी आप प्रॉक्सी अपॉइंट कर रहे हैं वो मीटिंग से 48 घंटे पहले होना चाहिए। मीटिंग से 48 घंटे पहले नहीं है तो वो तो इटसेल्फ क्या हो गया? इनवैलिड हो गया, तो फिर वो वैलिड नहीं हो सकता। और अगर डेथ वगैरह हो जाती है मेंबर की, तो अंडरस्टूड है प्रॉक्सी कैसे अपॉइंट हो सकता है। और मेंबर खुद अटेंड कर ले तो प्रॉक्सी ऑटोमेटिकली फिर से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और एक सेक्शन 8 कंपनी में जो प्रॉक्सी है ऑल्सो वो मेंबर होना चाहिए, वरना हम क्या कह रहे थे? प्रॉक्सी नीड नॉट बी मेंबर। और प्राइवेट कंपनी जो है अपने आर्टिकल से प्रॉक्सी से रिलेटेड कुछ भी अपना लॉ बना सकती है। ये उनको एक तरह से कह लीजिए एक्सेप्शन या एग्जम्पशन दी गई है। थैंक यू।